हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुलदीप चौहान आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एवन में। तो दोस्तों, अब हमने हिंदी के साथ साथ जीके में वन लाइनर क्वेश्चन भी शुरू किए हैं एग्ज़ाम की दृष्टि को देखते हुए। तो समय खराब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। इसमें जो है ये भूगोल के और इतिहास के क्वेश्चन हैं जो हम 50 क्वेश्चन लाए हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भूगोल के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो ये जो है 43% पर भू मैदान का विस्तार पाया जाता है। अब भूभाग का मतलब है जितने पे केवल भूमि है, ये भूमि वाला भाग। अब जल वगैरह के भाग को इसमें नहीं गिना गया, केवल भूमि वाले में से कितने प्रतिशत जो है वो है, तो 43% पे मैदान है। आगे चलिए, भारत के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर, वही पहले वाली तरह से भूभाग पर पठार का विस्तार है, तो उसमें से 27.7 पठार में घिरा हुआ है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन तीसरा, भारत के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? पर्वत और पहाड़ी जो हैं वो 29.3% पर पर्वत और पहाड़ी हैं। क्वेश्चन चौथा है, भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये क्वेश्चन अब बदल गया है, अब ये भूभाग नहीं बोल रहे, भारत का क्षेत्रफल बोल रहे हैं। तो भारत का क्षेत्रफल जितने में मतलब स्थल जल वगैरह सब है, पूरा टोटल क्षेत्रफल भारत का, उसमें से कितने पे पर्वत है? तो उसमें 10.7% पर पर्वत है। यहाँ पर क्वेश्चन बदल गया है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल का 2.4 है। और इसमें जो है वो विश्व की लगभग कम से कम 17.5% जनसंख्या निवास करती है इस 2.4% क्षेत्रफल में। और ये आंकड़ा जो है ये नई जनगणना के हिसाब से अभी बदलेगा। आगे चलते हैं, भारत की छठा क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की लंबाई है? तो यानी कि भारत की तटरेखा मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे ये नीचे ये जो समुद्री से मिला हुआ है, ये वाली लंबाई तटरेखा की लंबाई गुजरा, तो ये है 6100 किमी। चलिए आगे चलते हैं, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई। अब इसमें भी मैं बता दूं आपको, जैसे कि ये उत्तर से दक्षिण हो गया, ये पूर्व से पश्चिम हो गया भारत, तो ये पूर्व से पश्चिम की ये वाली लंबाई बूझ रहा है, ये वाली, तो ये है 2933 किमी। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई। अब उत्तर से दक्षिण की लंबाई ये ऊपर कश्मीर से कन्याकुमारी तक की ये वाली लंबाई कितनी है? तो ये है 2933 किमी। चलिए आगे चलते हैं, द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो हमने पहले तटरेखा की लंबाई जो बताई थी 6100 बताई थी, लेकिन अब पूछ रहा है हमसे द्वीपों सहित, यानी कि जो भारत के द्वीप हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप, उनकी लंबाई भी, उनके तट की लंबाई भी जोड़कर, तो ये है 7516.5 किमी। चलिए आगे चलते हैं, 10वां क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? अब भारत की स्थल की सीमा की लंबाई पूछ रहा है, यानी कि ये जल वाली सीमा को न छोड़कर जो अन्य देशों के साथ जो स्थलीय सीमा लगती है वो कितनी है? तो ये है 15200 किमी। चलिए हम आगे चलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो ये 5.5 घंटे का अंतर है इंडियन टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में। कहने का मतलब ये है, अगर ग्रीनविच मीन टाइम में अगर 12 बजे हैं, तो हमारे यहाँ पर इंडिया में 5:30 बजे होंगे। चलिए 5.5 घंटा आगे है हमारा टाइम। चलिए आगे चलते हैं, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है इलाहाबाद के समीप। इलाहाबाद के समीप भाई ये मिर्ज़ापुर वगैरह है, शायद वहाँ से लिया गया है इलाहाबाद, यानी कहने का मतलब है मेन इलाहाबाद से समय लिया गया हमारा, इलाहाबाद में स्थित है ये जगह जहाँ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय आधारित है? तो ये यह है 82.5 पूर्वी देशांतर पर है,
और ये 82.5 पूर्वी देशांतर जो है ये मिर्ज़ापुर से गुजरती है, ये वाली पूर्वी देशांतर रेखा। चलिए आगे चलते हैं। भारत की भूमि की दक्षिणी सीमा है, यानी कि भारत की जो भूमि की दक्षिणी सीमा है वो किस अंश अक्षांश पे है, ये कहने का मतलब हमसे ये पूछ रहा है। तो यह है 8 अंश 4 डिग्री उत्तरी, नहीं 8 अंश 4 इंच उत्तरी अक्षांश पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? यानी कि सर्वप्रथम इंडिया जो बोला गया भारत को वो ग्रीक भाषा में बोला गया है। इससे पहले भारत को अन्य कई नामों से जाना था, कोई भारतवर्ष, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, अन्य कई नामों से भारत को जाना जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो भारतवर्ष जो है जम्बू द्वीप का अंग था, और इसीलिए भारत को पहले जम्बू द्वीप भी बोला जाता था। चलिए आगे चलते हैं। इसका जिक्र रामायण वगैरह में भी हुआ है, जब लव कुश ने जो गाथा गाई थी उसमें लव कुश ने भी कहा है भारतवर्ष और जम्बूद्वीप भारत को। आपने रामायण देखी होगी तो पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आगे चलते हैं। भारत की दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट स्थित है। कहने का मतलब है भारत का दक्षिणी स्थान कौन सा है? जो इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ पर स्थित है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग, अब ये दक्षिणी पूछा था, अब हमसे सर्वाधिक उत्तरी भाग पूछ रहा है, यानी कि ऊपर का उत्तरी भाग कौन सा है? तो यह है इंद्राकोल। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। 19वां क्वेश्चन। भारत के दक्षिण में स्थित दूरस्थ स्थान इंदिरा पॉइंट, ये बताया था मैंने, दक्षिणी स्थान इंदिरा पॉइंट। और इसको पहले पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। इसी इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 20। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कैंप कैमोरिन, यानी कि मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक, यानी कि भारत की जो मुख्य भूमि है, यानी ये कहने का मतलब है ये तमिलनाडु वगैरह, केरल वगैरह की जहाँ तक ये है, यहाँ पर दक्षिणी नोक कौन सा है? तो ये कैंप कैमोरिन नोक है, ना कि अंडमान निकोबार तक। चलिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वही ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और वो 8 राज्य हैं यहाँ पे देख लीजिए। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। एक बार फिर देख लीजिए। 8 सा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी कि ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है, इसलिए इन 8 राज्यों को छूकर जाती है, इनसे होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितना है? कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो इसका उत्तर है 24 मील। अभी ये हम आपको समझाऊंगा, पहले अगला क्वेश्चन देखिए, तभी आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। 24वां क्वेश्चन। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो ये जो है ये 12 मील तक समुद्री दूरी है, यानी कि कहने का मतलब है ये भारत की जो स्थल सीमा है उसके अंदर उसके जो समुद्र होता है वहाँ पर भी भारत की सीमा होती है। और जैसे इस तरह से ये भारत हो गया, मान लो समुद्री सीमा, तो ये एक सीमा ये हो गई, एक सीमा ये हो गई। तो
ये जो 12 मील है, यानी कि ये यहाँ मान लो ये 12 मील की दूरी है, तो यहाँ तक इसमें हम अपना कोई भी हस्तक्षेप कर सकते हैं, इसमें हम अपना कोई भी कार्य कर सकते हैं इस जल सीमा में 12 मील में। और आगे है ये भारत के संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा, यानी कि जो प्रादेशिक ये जल सीमा थी उससे आगे कितनी समुद्री मील दूरी तक है, यानी कि भारत का क्षेत्र कितना और है आगे वो, तो 24 मील। ये जो 24 मील है ये वाला ये सब ये 24 मील, ये 24 मील आगे तक और है। अब ये कहने का मतलब है इस 12 मील में तो हम अपना कोई भी कार्य कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये 24 मील जो है इसमें हम अपना कोई कार्य नहीं कर सकते। यहाँ पर जो है कोई भी कार्य आना आना सब वर्जित होता है, लेकिन ये हमारी भारत की सीमा होती है आगे तक। ऐसी इसी तरह से अन्य देशों की भी होती है, और ज़्यादातर इन सीमाओं के ऊपर थोड़ा बहुत विवाद भी चलता रहता है कि यहाँ तक हमारी दूसरे देशों से। इससे अगर आगे कोई निकल जाता है तो इसी से आगे जो गोताखोर अगर निकल जाते हैं तो वो ये जो खो जाते हैं, मिलते नहीं है, वो यही कारण होता है कि वो इससे आगे निकल जाते हैं, इस सीमा से दूसरे सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 25 सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है? तो भाई भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है ये भूटान से लगती है, और भूटान की जो है मैं बता दूं स्थलीय सीमा जो है भारत से कितनी लगती है, 699 किमी सीमा जो है भूटान की भारत से लगती है। और एक अफगानिस्तान की भी बहुत कम सीमा लगती है, वो है 106 किमी। लेकिन ये जो 106 किमी है ये जो है ये पाक अधिकृत कश्मीर से लगती है, यानी कि जिस हिस्से पर कश्मीर के पाकिस्तान का कब्जा है उस हिस्से से ये लगती है भारत अफगानिस्तान की सीमा 106 किमी। चलिए आगे चलते हैं। अब ये इतिहास शुरू हो गया है, ये इतिहास के अगले 25 क्वेश्चन इतिहास के हैं, 26 से लेकर 50 तक। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास। 26वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का उपयुक्त नाम जो है ये हड़प्पा सभ्यता है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता से भी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका समयकाल जो था सिंधु सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का वो था 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक। 2500 से 1700 ईसा पूर्व 2500 से 1750 ईसा पूर्व। तो ये 2500 से 1750 ईसा पूर्व ये समय जो है उल्टा चलता है, ज़्यादा से कम की ओर, यानी कि जब ये समय समाप्त हो गया था नीचे आते आते कम होते हुए, तब उसके बाद ये ईस्वी वाला समय चला था, जो हमारा ये सन वाला समय चलता है। अब जो हम सन लिखते हैं, सन 1, सन 2, सन 2002 और सन 2020 और सन 2015, ये जो इस तरह चलते हैं वो इस समय के ईसा पूर्व समय के बाद चला था। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भाई ये जो था ये पंजाब हुआ, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, यहाँ तक इस सभ्यता का विस्तार था। कहने का मतलब ये है ये जो ये सभ्यता हो ये वाली ये इतना स्थान ये पश्चिम से लेके उत्तर के बीच में जितना भी था ये उत्तर पश्चिम ये सब स्थान जो था ये सिंधु घाटी सभ्यता का ये वाला स्थान ये सब स्थान सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का था। चलिए आगे चलते हैं। 28वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो भाई ये हड़प्पा सभ्यता की खोज जो थी ये 1921 में हुई थी, और ये दयाराम साहनी ने की थी माधव स्वरूप वत्स के साथ मिलकर। 1921 में दयाराम साहनी ने माधव स्वरूप वत्स के साथ मिलकर की थी। अगला क्वेश्चन चलिए आगे, सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? यानी कहने का मतलब है इससे भिन्न कौन इसके समकालीन, जैसा कई सभ्यता होती हैं समकालीन होती हैं, एक ही समय काल के दौरान चलती हैं, तो ये क्रीट की सभ्यता जो थी वो इसके समकालीन नहीं थी। अगला क्वेश्चन 30वां, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं?
कहने का मतलब है हमें घोड़े की जानकारी मिली कि उस समय घोड़े भी पाले जाते थे, तो घोड़े के जो है अस्थि पिंजर मिले हैं, अवशेष मिले हैं। तो वो ये कोतदा एक जगह है, सुरकोतदा, ये वहाँ पर मिले हैं घोड़े के अवशेष। चलिए आगे चलते हैं। 31वां क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो थी वो उचित समतावादी थी, यानी किस तरह से रहन सहन था, कैसे रहते थे, ये कहने का मतलब ये है। तो ये उचित समतावादी थे। चलिए आगे चलते हैं। 32वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो कालीबंगा भैया ये राजस्थान में है, राजस्थान में स्थित है कालीबंगा, और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में जो स्थान है वो उस समय कालीबंगा में था। चलिए 33वां क्वेश्चन है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? यानी कि कहने का मतलब ये है कि मुद्रा जो है वो किस चीज़ की मुद्राएं उस समय हड़प्पा काल में बनाई जाती थी? मुद्राओं को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो ये मुद्रा को बनाने में ये सेल खड़ी का प्रयोग किया था। ये सेल खड़ी एक पत्थर होता था, एक प्रकार का पत्थर जैसा होता है ये सेल खड़ी। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? यानी कि सिंधु घाटी का उस समय बाग किसे कहा गया, किस स्थान को बाग या नखलिस्तान कहा गया? तो ये जो है मोहनजोदाड़ो को कहा गया भाई सिंधु घाटी का बाग या नखलिस्तान, और ये मोहनजोदाड़ो इस टाइम वर्तमान में पाकिस्तान में है। चलिए आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस युग की थी? तो ये कांस्य युग की थी। और ये कैसे पता चला हमें कांस्य युग की थी? क्योंकि इसमें जो है नर्तकी वगैरह की कांस्य की मूर्ति मिली हैं, तो हमें उस चीज़ से ये पता चला है कि ये कांस्य युगीन थी। इतिहास का पता कुछ चीज़ 2-3 चीज़ों से ही चलता है, जैसे कि खुदाई से या शिलालेख से या फिर स्तंभ लेख वगैरह से या चित्र वगैरह से चित्रों को देखकर जो पुरानी दीवारें गुफाओं वगैरह में चित्र छपे होते थे, लिखे होते थे शिलालेख वगैरह पे, पत्थरों पे, या खुदाई से, इन चीज़ों से जानकारी मिली है, उसी से हमें इतिहास की जानकारी मिली है। तो ये खुदाई वगैरह से जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई तो उसमें ये कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली, तो हमें ये पता चला कि ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी कि उस युग में कांस्य का प्रयोग होता था। चलिए आगे चलते हैं। 36 क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है? तो ये ऊपर मैंने बताया था हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के बारे में, तो इस काल मैंने ऊपर ही बता दिया था। ये 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा काल था। चलिए आगे चलते हैं। 37वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? यानी कि आकार पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का, बात एक ही है। तो ये है त्रिभुजाकार कैसे? ये मैंने आपको बताया था, ये इधर का ये वाला क्षेत्र ये जो था, तो भाई ये त्रिभुजाकार क्षेत्र तो हो ही जाएगा। ये सब त्रिभुजाकार क्षेत्र तो है। इधर उत्तर, इधर पश्चिम, इसके बीच का जितना भी क्षेत्र था, और इधर ये यूपी वगैरह से लेके, तो ये त्रिभुजाकार बन जाएगा आकृति। 38वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि उनका व्यवसाय क्या था, यानी कि वो करते क्या थे? तो भाई उनका व्यवसाय जो था व्यापार था, वो व्यापार करते थे सिंधु घाटी के लोग। आगे चलिए 39वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के घर जो बनाए जाते थे वो ईंट से बनाए जाते थे, यानी कि ईंटों के पक्के घर थे, ना कि कच्चे गारे मिट्टी वगैरह के घास फूस के घर थे। चलिए हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? यानी कि जोते हुए खेत के साक्ष्य जो मिले हैं वो कहाँ मिले हैं? तो भैया ये कालीबंगा में मिले हैं। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, मैंने आपको पहले ही बताया। 41 क्वेश्चन, चलिए, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है?
यानी कि ईंटों का अलंकरण जो मिला है वो कहाँ से मिला है, तो ये भी कालीबंगा से ही मिला है। चलिए आगे चलिए, 42 क्वेश्चन। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? यानी कहने का मतलब है हड़प्पावासी जो उत्पाद करते थे उसमें सबसे ज़्यादा सर्वप्रथम किस उत्पाद में थे, तो कपास के उत्पाद में। यानी कपास की खेती या कपास ज़्यादा का उत्पादन वो अधिक मात्रा में करते थे, ज़्यादा करते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजकर्ता भाई दयाराम साहनी था। वो 1921 वगैरह में ये खोज की गई थी, वो माधव स्वरूप वत्स के साथ मिलकर की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है? तो बृहत स्नानागार मतलब बड़ा स्नानागार, ये मोहनजोदाड़ो में पाया गया है। और ये जो है आपको, अगर आपने मोहनजोदाड़ो मूवी नहीं देखी है, ये ऋतिक रोशन की मूवी है, तो आप उसमें देखना, उसमें काफ़ी जानकारी आपको उससे मिलेगी। तो उसमें ये सब दिखाया गया है, बृहत स्नानागार भी। तो ये जो होता है ये बहुत बड़ा एक तालाब टाइप समझ लो, जैसे कि आज के टाइम में तुम स्विमिंग पूल वगैरह बोलते हो, इस तरह का होता था। और उसमें जल भरा होता था, उसमें पैड़ी वगैरह और स्थान, बैठकर नहाने वहाने के स्थान सब होते थे। और यहाँ पर केवल स्त्रियाँ नहाती थी, ये स्त्रियों के नहाने का स्थान था। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो भैया मोहनजोदाड़ो जो है ये सिंध में स्थित है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 46। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो भाई हड़प्पाकालीन समाज उस टाइम जो है 4 वर्ग बने हुए थे, 4 वर्गों में बटा हुआ था। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। और इसमें जो है श्रमिकों को जो है वो एक अलग स्थान दिया गया था। मतलब ये श्रमिकों को थोड़ा नीची जाति में मानते थे, नीचा मानते थे, तो श्रमिक थोड़ा अलग रहते थे। और ये व्यापारी विद्वान लोगों का स्थान अलग था, ये उच्च वर्ग में उस टाइम गिने जाते थे। ये हीन भावना की दृष्टि जो है पहले से चली आ रही है भाई। जैसे विद्वानों का एक अलग समूह था, योद्धा अलग रहते थे, व्यापारी अलग रहते थे, और ये आपस में ये मिलजुल सकते थे। लेकिन श्रमिक जो थे इनके क्षेत्र में आना इनका श्रमिकों का वर्जित था। ये अगर आपने नहीं देखा तो मोहनजोदाड़ो मूवी में देखना, सब पता चल जाएगा। श्रमिकों को नीचे स्थान दिया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, पैमाने की खोज, 47वां क्वेश्चन। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? कहने घुमा फिराया, कहने का मतलब यह है कि पैमाने की खोज कहाँ हुई है। इसी से हमें पैमाने से पता चला है कि हाँ साहब ये लोग माप तौल को भी जानते थे। तो ये पैमाने की खोज कहाँ हुई है? तो ये हुई है भाई, ये लोथल में हुई है। और ये लोथल जो है आज अब वर्तमान में जो है गुजरात में है ये लोथल। चलिए अगला क्वेश्चन, 48वां। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चला है, ये कहाँ है? ये धौलावीरा में भाई। जल प्रबंध प्रणाली जो है ये धौलावीरा में है। जल प्रबंध प्रणाली का मतलब है कि जल को एक तालाब टाइप बनाकर एकत्र कर लिया जाता था, जल को बरसा के जल को रोक लिया जाता था। यानी कि जिससे कि खेती में आने वाले टाइम में कोई दिक्कत ना हो। खेती के करने के लिए जल प्रबंध को रोक कर रखा जाता था, उसे ही जल प्रबंध कहा गया है कि जल को एक जगह रोक कर रखा जाए तालाब टाइप बना के। तो ये धौलावीरा में था भाई। ये धौलावीरा ये शायद राजस्थान में है धौलावीरा ये, क्योंकि वहाँ पर ही ज़्यादा दिक्कत पड़ती है। और जब मैंने वो विस्तार लिखवाया था, विस्तार में राजस्थान भी लिखवाया था कि राजस्थान में भी इसका विस्तार है हड़प्पा सभ्यता का। तो ये वही राजस्थान में है धौलावीरा। चलिए आगे चलते हैं, 49। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था? अब पत्तन नगर या बंदरगाह क्या होता है? तो ये वो होता है भाई जहाँ से व्यापार के लिए जहाज़ वगैरह से व्यापार किया जाता है। तो जहाँ पर जहाज़ वगैरह होते हैं, जहाँ से जहाज़ में सामान वगैरह लोड किया जाता है, या जहाज़ चलते हैं जहाँ से, कहने का मतलब है जैसे कि बस स्टैंड होता है, रेलवे स्टेशन होता है और एयरपोर्ट होता है, उसी तरह से एक पत्तन नगर या बंदरगाह होता है
जहाँ से जहाज़ वगैरह में बैठकर जाते हैं, तो वहाँ से व्यापार वाला जो वो होता है, व्यापार करते हैं जहाज़ वगैरह से, तो वो बंदरगाह कहलाता है पत्तन नगर। ये लोथल में है और लोथल ये गुजरात में है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पर जल होगा, समुद्र तट होगा, समुद्र का किनारा होगा, वहीं पर ही बंदरगाह होगा। तो ये गुजरात लोथल है और ये गुजरात में है, इसलिए वहाँ पर ये बंदरगाह बना। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पत्ती अपनाई थी? तो भाई नगरों में घरों के विन्यास के लिए इन्होंने ग्रीड पत्ती अपनाई थी। और ये ग्रीड पत्ती जो होती है, इस पत्ती में क्या होता है कि जो खिड़की दरवाजे होते हैं वो मुख्य रास्ते पर, यानी कि मेन रोड पे ना खुलकर पीछे की ओर छोटे रास्तों में खुलते थे, पीछे की ओर खुलते थे। ये लोग उस समय में ये लोग जो हैं अपने घरों के खिड़की दरवाजे मेन रोड पर ना लगाकर, जैसे कि हम आज के टाइम में जो हम घर बनाते हैं, तो हम तुम जो हैं ये अपने खिड़की दरवाजे जो हैं ये मुख्य दरवाजे, मुख्य रोड की तरफ, मेन रोड की तरफ लगाते हैं। लेकिन उस समय जो था ये छोटे रोड की तरफ अपने घर के दरवाजे लगाते थे, पीछे की ओर मुख्य रोड की तरफ या मुख्य रास्ते की तरफ नहीं लगाते थे। ये छोटी छोटी रोड जो हैं ये मिलकर बाद में मुख्य रोड पर जाकर मिलती थी। तो ये छोटी रोड की तरफ लगाते थे पीछे की ओर, ना कि दरवाजे मुख्य रोड की तरफ। तो फ्रेंड्स ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में अच्छे से आए होंगे और ये बहुत ही अच्छे और एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। अगली वीडियो में इससे आगे लेकर आएंगे। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब जीके भी शुरू हो गया है और हिंदी हम लगातार हिंदी तो दे ही रहे हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।